हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मानव प्रजनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें 25 क्वेश्चन कवर किया गया है। ठीक है, यानी चैप्टर 3 यानी मानव प्रजनन का 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कवर कर लिया गया है पहला वीडियो में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के देख लें। इससे क्या होगा कि आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों को इग्नोर नहीं करना। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 26 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन हम कवर कर लिए पहला वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पढ़ें तो इसको आंसर देने का कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का कोशिश करें। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यह है कि ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल किस में पाए जाते हैं वो आपको बताना है। देखिए, आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है मानव के थायराइड में यानी थी, और दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है मानव मादा के अंडाशय में, तीसरा ऑप्शन अब है मेंढक के अंडाशय में, चौथा है खरगोश के वृष्ण में। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी मेंढक के अंडाशय में क्या पाया जाता है? फॉलिकल, यानी ग्राफियन फॉलिकल किस में पाया जाता है? मेंढक के अंडाशय में पाया जाता है। 26वां क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन है वो एक तरह से निकलता है, कहाँ से निकलता है? कॉर्पस कोलोसम से, या फिर कॉर्पस यूटेरी से, या फिर कॉर्पस ल्यूटियम से, या फिर कॉर्पस एब्लिकेंस से। कहाँ से निकलता है वो आपको बताना है। 27वां क्वेश्चन आपको यही पूछना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो निकलता है, स्रावन होता है, वो कहाँ से होता है? देखिए, इसका जो स्रावन होता है वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से किसका स्रावन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। और ये हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक क्या है? यौगिक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, और इसकी कमी से ही बांझपन होता है। बांझपन का रोग आप लोग सुने होंगे। ठीक है, इस रोग में एक तरह से ये नहीं होता, संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, इसी को कहते हैं बांझपन का रोग। और इसकी कमी से क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन की कमी से क्या होगा? बांझपन उत्पन्न होगा, बांझपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहलाता है, या फिर गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं या फिर कहलाता है। पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है मायोमीट्रियम, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एंडोमीट्रियम, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है जनन एपिथेलियम, और चौथा है जर्मिनल एपिथेलियम। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। 28वां क्वेश्चन का आपको यही पूछा जा रहा है कि गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं। गर्भाशय के इस भीतरी स्तर को क्या कहते हैं? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम यानी गर्भाशय के भीतरी स्तर को, भीतरी लेयर जो होता है, अंदरूनी लेयर यानी इंटरनल लेयर जो होता है गर्भाशय में, उसको क्या कहते हैं? एंडोमीट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमीट्रियम कहते हैं। और एंडोमीट्रियम गर्भाशय की लाइनिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? ये जो लाइनिंग होता है गर्भाशय की लाइनिंग, उसको क्या कहेंगे? एंडोमीट्रियम कहेंगे। इसी तरह 28वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अंडा उत्सर्जन यानी अंडा उत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है, यानी अंडा उत्सर्जन की जो प्रोसेस होता है, क्रिया होता है, वो किसके इफेक्ट के कारण होता है, किसके प्रभाव के कारण होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है LH का, दूसरा है FSH का, तीसरा आपको दिया जा रहा है ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन का दिया जा रहा है हार्मोन है ये एक, और लास्ट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है प्रोजेस्टेरोन। यानी इसका करेक्ट आंसर चूज करना है कि अंडा उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो किसके कारण होती है, या फिर किसके प्रभाव के कारण होता है, या फिर किसके असर में आकर के होता है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका LH, यानी LH के प्रभाव के कारण क्या होता है? अंडा उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसके कारण? LH के कारण। यानी LH जो एक तरह से LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एक प्रकार का हार्मोन है। LH क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, जिसके कारण अंडा उत्सर्जन की प्रोसेस होती है, यानी अंडा उत्सर्जन की क्रिया होती है LH के प्रभाव के कारण। और LH का फुल फॉर्म क्या हो गया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये एक बड़े प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है। ये एक बड़ा प्रकार का क्या है? प्रोटीन हार्मोन है। कौन? LH। इसी तरह 29वां क्वेश्चन कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन की ओर। ये आपको कह रहा है कि गैमेट निर्माण को कहते हैं। गैमेट का जो निर्माण होता है वो आपको क्या कहते हैं? गैमेटोसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गैमेटोसिस कहते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिया जा रहा है गैमीटोजेनेसिस, या फिर साइटोकाइनेसिस, या फिर स्पोरोजेनेसिस, या फिर
सायट, लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना। 30 नंबर आपको क्या करा कि गैमेट का जो निर्माण होता है, उसका जो स्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है, वो एक तरह से जो बनता है उसको क्या कहेंगे। देखिए उसको जो कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे उसको, उसका जो नाम होता है वो होता है गैमीटोजेनेसिस। उसको क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमेट निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे, गैमीटोजेनेसिस कहेंगे। और गैमीटोजेनेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक जनन। क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। और ये एक जैविक प्रक्रिया है। गैमीटोजेनेसिस क्या है, जैविक प्रक्रिया है। इसमें जनिक कोशिकाओं यानी जनिक कोशिका, जनिक सेल का निर्माण होता है। किसमें, गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जनिक कोशिका का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि यह एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है। इस तरह से 30वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। यह आपको कह रहा है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है पेशी तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा विकसित होती है, ऑप्शन ए आपको दिया जा रहा है पेशी तंत्र के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है परिसंचरण तंत्र के द्वारा, और चौथा है जनन स्तरों के द्वारा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है कि 31वां का करेक्ट आंसर कौन होगा। ठीक है, 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जनन स्तरों के द्वारा। यानी जनन स्तरों के द्वारा क्या होता है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाओं का विकसित होता है, यानी सभी संरचना विकास करती है। किसके द्वारा, जनन स्तरों के द्वारा। इस तरह से 21वां क्वेश्चन कवर हो गया, 31वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है। यानी स्तनपायी जीव जो होते हैं, स्तनपायी जो जीव होते हैं उसमें भ्रूण जो होता है, भ्रूण की एलेंटोइस जो होता है उसमें किसमें सहायता करता है, किसमें मदद करता है, किसमें हेल्प करता है। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपको श्वसन में हेल्प करता है, दूसरा आपको दिया जा रहा है उत्सर्जन में करता है हेल्प, या फिर सुरक्षा में, या फिर पाचन में करता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर चूज करना है आपको 32वां क्वेश्चन का। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 32वां क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी पाचन में हेल्प करता है। किसमें, पाचन में हेल्प करता है, मदद करता है। कौन, जीवों के भ्रूण की एलेंटोइस जो होता है वो किसको मदद करता है, पाचन में मदद करता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। ग्राफियन पुटिका किसमें पाई जाती है, यानी ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाई जाती है, वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ये सब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते हुए जाइए, इग्नोर नहीं करना। देखिए ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो डिस्क्राइब करके हम बताएंगे, पूरा फुल्ली करके बताएंगे। आप न्यूमेरिकल सॉल्व किया, सटीक आंसर है उसको टिक लगा दिया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्राफियन पुटिका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए आपको दिया जा रहा है स्तनियों के वृषण में पाई जाती है, मेंढक के अंडाशय में पाई जाती है, या फिर तिलचट्टा के अंडाशय में, या फिर स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। 33वां क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। ठीक, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको करा है कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म से, भ्रूणीय एंडोडर्म से, भ्रूणीय मेसोडर्म से, या भ्रूणीय ए और सी दोनों, यानी ए और सी दोनों। यह आपको कह रहा है कि जनन अंग जो होता है वो विकास जो करता है, वो डेवलप करता है, एक तरह से जो विकास करता है पूर्ण रूप से, वो मतलब क्या कहलाता है कि वो जनन अंग विकसित होते हैं। किसके द्वारा विकसित होते हैं, भ्रूणीय एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से, या फिर ए और सी दोनों से। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन सी, यानी मेसोडर्म से। यानी जनन अंग विकसित होती है भ्रूणीय मेसोडर्म से। जनन अंग जो विकसित होता है, तरक्की करता है जनन अंग, तो वो किसके द्वारा तरक्की करता है, भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा तरक्की करता है। 34वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 35वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, भ्रूण के अंतर कोशिका में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है, सेल होती है, किसके अंतर कोशिका में, भ्रूण के अंतर कोशिका में, जो यानी भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में जो पाए जाते हैं वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है। क्या नाम से कहलाती है, स्टेम सेल कहलाती है, एंडोडर्म से कोशिकाएं कहलाती है, या फिर एक्टोडर्मल यानी एक्टोडर्मल कोशिका कहलाती है, या फिर सीमोडर्मल कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है वो आपको बताना है कि भ्रूण के आंतरिक समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं। देखिए इसको जो कहते हैं उसको कहते हैं स्टेम सेल। उसको किसको कहते हैं, स्टेम सेल, यानी स्टेम कोशिका कहते हैं। किसके अंदर, भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की जो कोशिका होती है उसको क्या कहेंगे, स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। 35वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजिंग जो होता है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन किस में पाए जाते हैं वो आपको बताना है। ये एक प्रोटीन है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, वो किस में पाए जाते हैं ये आपको याद रखने का चीज़ है। ठीक है, ये कोई चीज़ नहीं है, या कोई ट्रिक नहीं है, या कोई मेथड नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि
फर्टिलाइजिंग प्रोटीन किस में पाया जाता है, तभी आप आंसर कर सकेंगे, आंसर दे सकेंगे बोर्ड एग्जाम में। पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है अंडाणुओं की सतह पर, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है शुक्राणु की सतह पर, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है अंडाणुओं के भीतर, और लास्ट ऑप्शन है आपका शुक्राणुओं के भीतर। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 36वां क्वेश्चन का आंसर इस कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट, यानी शुक्राणुओं की सतह पर क्या पाई जाती है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन किसके सतह के ऊपर पाई जाती है, शुक्राणुओं के सतह के ऊपर पाई जाती है। शुक्राणुओं की सतह पर क्या पाई जाती है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाई जाती है। 36वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 37वां क्वेश्चन की ओर। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, क्या है, एलएच है, एफएसएच है, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन है। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कौन सा हार्मोन को स्रावित करता है, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है, वो आपको बताना है। कॉर्पस ल्यूटियम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है। आप लोग भी थोड़ा सा आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्यों, इससे क्या होगा कि आप लोग का मनोबल बढ़ेगा, आपका राइट आंसर निकलेगा तो आप लोग का मनोबल बढ़ेगा, एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए 37वां क्वेश्चन का आपका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा यानी हार्मोन का स्रावन होता है, प्रोजेस्टेरोन, यानी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है, यानी स्रावित होती है, यानी उससे निकलता है, क्या निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विकास के दौरान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है, ये जो होता है स्पर्मेटोजोआ जो होता है पोषण प्राप्त करता है, यानी खाने पीने का अपना जो व्यवस्था वो किससे प्राप्त करता है, स्पर्मेटोजोआ, उसको ये आपको बताना है। यानी विकास के दौरान, यानी जब वो विकास कर रहा है, या स्पर्मेटोजोआ जब विकास कर रहा है, यानी छोटे से जब बड़ा हो रहा है, अपना एक तरह से अपना संरचना का विकास कर रहा है, अपना एक तरह से रूप में आ रहा है स्पर्मेटोजोआ, तो वो पोषण किससे प्राप्त करता है उस दौरान, वो आपको बताना है। देखिए आपका पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त करता है, या फिर संयोजी उत्तक की कोशिकाओं द्वारा, या फिर आंतरीय कोशिकाओं द्वारा, या फिर उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी सर्टोली कोशिका द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है। कौन, स्पर्मेटोजोआ पोषण के दौरान, विकास के दौरान, यानी विकास के दौरान, तरक्की के दौरान स्पर्मेटोजोआ जब तरक्की करता है, विकास करता है, यानी पोषण जो प्राप्त करता है, खाने पीने का एक तरह से अपना जो सामान पैदा एक तरह से प्राप्त करता है, वो किससे प्राप्त करता है, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त करता है। 38वां क्वेश्चन कवर हो गया। ये अगला क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। प्रोस्टेट क्या है, एक नाम का ग्रंथि है, ग्लैंड्स है। ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लैंड्स, GLANDS, ग्लैंड्स। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है किसमें, वृक्क में उपस्थित होती है, वृषण के पास, या फिर यूटेरस के निकट, या फिर मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है, ये आपको बताना है। 39वां क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई ट्रिक व्रिक का क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि क्या पूछ रहा है आपको। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, वही आपको बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, ऑप्शन डी, यानी मूत्र मार्ग के चारों ओर क्या पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते 40वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको करा कि कोशिकीय अवस्था कहलाती है, कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है, मोरूला कहलाती है, ब्लास्टोमिया कहलाती है, या फिर ब्लास्टुला कहलाती है, या फिर गैस्ट्रला कहलाती है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोरूला, यानी कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है, मोरूला कहलाती है। कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है, मोरूला कहलाती है। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी वृषण जो होते हैं, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं। शुक्राणु जनन के लिए पाए जाते हैं, निषेचन के लिए, और या फिर जनन अंगों के विकास के लिए, या फिर विशल अंगों के विकास के लिए। क्यों पाए जाते हैं बाहर, वृषण कोष जो पाए जाते हैं बाहर क्यों पाए जाते हैं, किसके लिए पाए जाते हैं, उसका काम क्या होता है, वो आपको बताना है। देखिए इसका जो काम होता है वो होता है शुक्राणु जनन के लिए। किसके लिए, शुक्राणु जनन के लिए कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कोष बाहर पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, क्यों, शुक्राणु जनन के लिए। किसके लिए, शुक्राणु जनन के लिए। 41वां क्वेश्चन कवर हो गया। 42वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडा उत्सर्जन यानी अंडोत्सर्जन होता है, किस दिन होता है वो आपको बताना है, दिन का नाम आपको पूछ रहा है। मासिक चक्र के दौरान, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ टिपिकल है कि मासिक चक्र के दौरान जो दरमियान जो होता है उसका जो पीरियड होता है, तो कौन सा दिन में अंडा उत्सर्जन होता है। पहला ऑप्शन को दिया जा रहा है आपको, पहला जो ऑप्शन है 8वें से 10वें दिन,
12वें से 14वें दिन, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि 14वें से 15वें दिन, और लास्ट ऑप्शन है मासिक चक्र के अंतिम 2 दिन। 42वां क्वेश्चन आपको यही करा, ठीक है। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा 42वां क्वेश्चन का, वो होगा आपका 12वें से 14वें दिन में क्या होता है, अंडा उत्सर्जन होता है। किसमें? मासिक चक्र के दौरान। मासिक चक्र के दौरान, मासिक चक्र के पीरियड में, अवधि में किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? 12वें से 14वें दिन के अंतर्गत होता है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 43वां क्वेश्चन की ओर। ये आपको करा है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है, कौन सा क्या उम्र होती है वो आपको बताना है। एज पूछा जा रहा है, कौन सा, किसका एज? रजोनिवृत्ति की एज पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 25 वर्ष, दूसरा है 50 वर्ष, तीसरा है 35 वर्ष और चौथा है 70 वर्ष। 43वां क्वेश्चन आपको यही करा। देखिए इसका करेक्ट आंसर चूज करना है कि स्त्रियों में जो रजोनिवृत्ति की जो उम्र होती है, उसका जो एज होता है वो आपको बताना है। 43वां क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए उसका जो उम्र होता है, 43वां क्वेश्चन में आपको ये जो पूछ रहा है, उसका जो उम्र होता है, रजोनिवृत्ति जो उम्र होती है स्त्री में, वो होती है 35 वर्ष का। कितना वर्ष का? 35 वर्ष का होती है। 43वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 44वां क्वेश्चन की ओर। ये आपको करा है कि मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। वीडियो आप लोग 1 सेकंड में स्किप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ। जितना जल्दी हो सके मैं क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, कवर करने की, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कर सकते हैं। 44वां क्वेश्चन आपको क्या करा है कि मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपको गर्भाशय में, दूसरा आपको दिया जा रहा है मीरो ब्लास्टिक अवस्था में, या फिर जब अंडा फैलियोपियन नली में होता है, या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में जो विभाजन प्रारंभ होती है वो कहाँ से होती है, यही आपको पूछा जा रहा है। विभाजन तो प्रारंभ होती है, निषेचित अंडा का जो विभाजन प्रारंभ होता है कहाँ से होता है वो आपको बताना है। देखिए उसका जो विभाजन जो ये होता है ना, प्रारंभ होता है, शुरू जो होता है ना, वो जब अंडा फैलोपियन नली का में ही होता है, यानी फैलोपियन नली में होता है। जब फैलोपियन नलिका में जो होता है ना अंडा, वही उसी में मतलब विभाजन शुरू हो जाता है निषेचित अंडाणु का, ठीक है। 44वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 45वां क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, नोट्स बनाते हुए जाना है, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाए फिर भी आप लोगों को याद रखना है किसी भी हाल में। आपको 45वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है, क्या क्रम है, यानी तो 3 हार्मोन जो निकलते हैं वो कौन सा, उसका स्टेट क्या है, पहला आंसर कौन सा हार्मोन निकलते हैं वो आपको बताना है। पहला क्या निकलते हैं आपको ऐसे यहाँ एक तरह से अनुक्रम के रूप में सजाया गया है, ऑप्शन ए बी सी के डी के द्वारा, ठीक है। लेकिन पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है FSH प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। अब फिर ऑप्शन बी है आपका एस्ट्रोजन FSH प्रोजेस्टेरोन। आपका ऑप्शन सी है FSH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन डी है आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और FSH। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना 45 का। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी FSH एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसका जो ये होगा क्रम होगा, सही क्रम कौन सा होगा? ऑप्शन सी, FSH निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है, उसके लास्ट में प्रोजेस्टेरोन निकलता है। किसमें? मासिक धर्म के आरंभ में, यानी मासिक धर्म के आरंभ में स्रावित होने वाले हार्मोन, यानी स्रावित होने वाले हार्मोन, निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो किस क्रम में होता है? पहले FSH निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। 45वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नर हार्मोन से की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन जो होता है, नर वो हार्मोन जो उत्पत्ति होती है, वो जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अंडाशय से, शुक्राणु से, विरेचन से, या फिर वृक्क से। लास्ट ऑप्शन आपका यह है, ठीक है। अंडाशय से होता है, शुक्राणु से होता है, विरेचन से होता है, या फिर वृक्क से होता है। देखिए नर हार्मोन में जो नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है, नर हार्मोन का जो उत्पत्ति है वो होता है विरेचन में। कहाँ होता है? विरेचन में। नर हार्मोन का उत्पत्ति कहाँ होता है? विरेचन में होता है, ठीक है। और ये विरेचन कहाँ होता है? उदर गुहा के नीचे होता है, ठीक। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन कवर हो गया। 47वां क्वेश्चन आपको कह रहा कि एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है या फिर किसका संभाग है? एक्रोसोम इसमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिंबाजुनन, यह आपको करा कि डिंबाणुजन कोशिका का, यानी प्रारंभिक डिंबाणुजन कोशिका का, या फिर ब्लास्टोसिस का। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। देखिए एक्रोसोम जो संभाग है वो है मानव शुक्राणु के सिर का है, यानी मानव शुक्राणु का जो सिर होता है, हेड होता है, उसी का क्या है? संभाग है, एक तरह से भाग है एक्रोसोम। उसका भाग को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। मानव के शुक्राणु के भाग को, यानी सिर को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। इसी तरह है कि 48वां क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें से कौन सी तकनीक, यानी जो होती है ये टेक्नोलॉजी होती है, वो पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? पहला आपका ऑप्शन है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन, भ्रूण स्थानांतरण और अंतःगर्भा
सी युक्ति, लेकिन आपका करेक्ट आंसर चूज करना है कि इनमें से कौन सी तकनीक, कौन सी टेक्नोलॉजी पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। आपका ऑप्शन पहला दिया जा रहा है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, दूसरा है अंतःगर्भाशय वीर्य निषेचन, तीसरा है भ्रूण हस्तांतरण और चौथा है अंतःगर्भाशय युक्ति। लेकिन करेक्ट आंसर होगा आपका होगा लास्ट, यानी अंतःगर्भाशय युक्ति जो होता है वो किसका पात्र नहीं है, किसका पात्र नहीं है। एक तरह से इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती, किसके अंतर्गत नहीं आती है, निषेचन के अंतर्गत नहीं आती। कौन नहीं आती है, अंतःगर्भाशय युक्ति निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, चैप्टर 2 का, जिसकी यानी चैप्टर 3 का बायोलॉजी का चैप्टर 3 मानव प्रजनन का पूरा तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा लिए। टोटल 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। इस वीडियो में हम टोटल कितना 25 से 26 से शुरू किया और पहला वाला वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर कर लिया गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इग्नोर नहीं करना, सारे के सारे को नोट करते हुए जाना है। इसलिए क्योंकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, ये कोई ट्रिक नहीं है, याद रखने का कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप एक तरह से याद रख सकते हैं, या फिर ये कोई मैथ नहीं है, या फिर कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो आप सोल्व किए और आंसर लगा दिए, करैक्टरिस्टिक लगा दिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बस हम आगे लेकर के आएंगे और भी मज़ेदार जो होता है बढ़िया से अच्छा इसका डिस्कस करेंगे। जो भी चैप्टर होगा आगे हम फिर लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो ये लेकर के आएंगे। एक तरह से इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जितने बनेंगे, ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन बन सकते थे हम लेकर के आए। ये ऑब्जेक्टिव और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलेंगे तो वो भी हम कराएंगे, लेकिन आगे जो आएगा वीडियो मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन से का आएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।